हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मॉडल सेट 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स जैक बोर्ड के सेशन 21 से 22 का टर्म 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मॉडल सेट 1 में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय होगा 1 घंटा 30 मिनट और सारे क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। और यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 120 को हम लोग किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। और 120 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। यदि 120 को अगर आप काटें तो 2 से सबसे पहले कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 60 आएगा। फिर 2 से इसको काट दीजिए तो 30 आएगा। फिर आप 2 से काट सकते हैं, इसके बाद 15 आएगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 5 आएगा। तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 त्रिकी 24, 24 गुने 5 करेंगे तो 120 आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखेंगे तो 3 2 है, फिर एक 3 है और एक 5 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त्य 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 306 और 657 का HCF दिया हुआ है। HCF जो है वह 9 है और हमसे पूछा है कि एलसीएम इसका बताइए कि एलसीएम क्या होगा। तो जैसा कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्या का गुणनफल, और यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, एक है 306 और दूसरा है 657। ठीक है, और इधर हम लोग लिख सकते हैं HCF गुना एलसीएम होता है। तो HCF का मान है 9 और एलसीएम का मान हमको नहीं पता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि 306 है और इंटू 657, और इधर से देखें 9 मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर लाएंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा, बराबर बच जाएगा एलसीएम। ठीक है, और इसके बाद इसको काट दीजिए। काटने तो आपको आता ही होगा, आप इसको 3 से काट सकते, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा हो जाएगा, इसके बाद 6। ठीक है, फिर आप 3 से इसको काट सकते हैं और 3 3 जा 9 हो गया, और इसके बाद 3 4 जा हो जाएगा 12। और 34 और 657 को यदि आप गुना करेंगे तो 22,338 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22,338 आएगा। तो 22,338 को अगर देखें तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर होगा वह बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है 15 और 25 का HCF है। तो 15 और 25 का HCF निकालना है। आप इसको भाग विधि या गुणनखंड विधि या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भी बना सकते हैं। जो मेथड या जो विधि आपको आसान लगता हो उससे आप बनाएं। तो 15 और 25 के यदि हम HCF निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 15 और 25 तो एक बार में सबसे पहले भाग लाएगा, तो 15 को 15 एक बार में भाग दे दीजिए, यहाँ आ जाएगा 10। इसके बाद फिर 15 को अगर आप भाग देंगे तो आएगा, एक बार में लगेगा तो 10, 5 आ जाएगा। फिर 5 10 को अगर देंगे तो 2 बार में 10 कट जाएगा। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर HCF जो आ रहा है वह 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो होगा
वह करेक्ट होगा, क्योंकि ए में ही 5 है। आप जिस मेथड से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। यानी कि अगर हम कोई एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो जो उसका गुणनखंड का जो क्रम होगा वह किस प्रकार से होगा, कैसे व्यवस्थित होगा, तो उसके क्रम को छोड़ते हुए कैसा होगा, या अनेक होगा, 2 होगा, 5 होगा, या अद्वितीय होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी जो प्राकृत संख्या होता है उस प्राकृत संख्या का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका क्रम यदि आप छोड़ेंगे तो अगला जो संख्या होगा वह बिल्कुल ही अलग होगा, यानी कि अद्वितीय होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि क्रम को छोड़ते हुए जो संख्या होता है वह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है उसमें मैच नहीं करना चाहिए, जो सबसे अलग हो। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो शून्यकों का जो योग होता है, योग बराबर वह -b/a होता है। और जैसा कि यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है √2, तो √2 बराबर हो जाएगा -b/a। और √2 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर आ जाएगा -√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला कि गुणनफल बराबर यानी कि c/a होता है। तो गुणनफल दिया हुआ है 1/3 और c/a। तो अगर यहाँ पे a का बात अगर देखें a बराबर तो 3 और c बराबर जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में देखें तो a बराबर यहाँ 1 है और यहाँ पर a बराबर 3 है। तो दोनों अलग अलग है। अब दोनों को हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो शून्यकों का जो योग है उसमें हम हर और अंश में 3 से गुना कर देते हैं। जब 3 से गुना करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 3√2 और a बराबर आ जाएगा 3। तो अब दोनों बराबर हो गया। अब इसी को हम लोग पुट कर देंगे, जो द्विघात जो बहुपद होता है उसमें पुट करेंगे तो हमको एक नया द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अगर कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वह उसका जो फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ax² + bx + c। और इसी में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a का मान यहाँ पे देखेंगे 3 है तो 3x² हो गया। b का मान देखेंगे तो -3√2 है तो -3√2 और x का x लिख देते हैं और c का जो मान है वह 1 है। तो हम लोग को एक नया बहुपद प्राप्त हो गया 3x² - 3√2x + 1। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन है तो उसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए में तो सब जगह प्लस है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह गलत होगा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं। और ऑप्शन सी भी ये भी गलत होगा क्योंकि 2 जगह माइनस है और 1 जगह माइनस चाहिए। तो ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा 3x² - 3√2x + 1। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है यानी कि शून्यकों का योग जो होता है वह -b/a होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है और इस ग्राफ में px का ग्राफ दिया हुआ है। तो बताना है कि जो बहुपद है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। यानी कि यह जो ग्राफ है इस ग्राफ से बताना है जो बहुपद px है इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्राफ से बताना बहुत ही आसान होता है। एक्स एक्सिस में जितना बार कोई भी कर्व लाइन कट करता है उसके शून्यकों की संख्या होता है। और इस ग्राफ से अगर देखें तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व लाइन कट नहीं किया है, इसीलिए इस बहुपद यानी कि पी एक्स का जो शून्यक होगा वह जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो समीकरण युग्म होगा। यानी कि जो समीकरण है उस समीकरण का हल जो होगा वह किस प्रकार का होगा उसको बताना है। गाइज, यह क्वेश्चन चैप्टर 3 से है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 3 कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन में फर्स्ट जो कंडीशन होता है वह a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो इसमें जो समीकरण का जो हल होगा वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है कि उसका कोई एक हल होगा, अद्वितीय, या फिर बोल सकता है कि एक हल। दूसरा जो कंडीशन होता है वह होता है a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 का बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं जो समीकरण युग्म जो होगा उसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन होता है, इस क्यों नहीं होता है इसका रीज़न होता है। और तीसरा जो होता है वह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अगर ऐसा कंडीशन देगा तो वहाँ पे समीकरण जो होगा उस समीकरण का बहुत सारे हल होंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। तो यह तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उस एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है उस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट में अगर आप देखेंगे जो सारांश है उस सारांश में आपको ये चीज़ मिलेगा। तो आप तीनों कंडीशन देख लेंगे और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है वह सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं होगा। इसका रीज़न यह होता है कि जो रेखाएं होंगे वह एक दूसरे के समांतर होंगे, समांतर होने से कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ तक तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। यानी कि यह जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इस समीकरण युग्म द्वारा किस प्रकार की रेखाएं बन सकती हैं या किस प्रकार की रेखाएं होंगी उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान, और उसके आधार पे देखेंगे कि रेखाएं किस प्रकार से हो सकती है। अगर हम सबसे पहले a1 बटा a2 का अगर मान निकालें तो a1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, और a2 का मान देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, इसलिए 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 का अगर मान देखेंगे तो b1 का मान यहाँ पे -3 है, -3 को रख दीजिए, और b2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 4 है, तो -3/4। तो यहाँ देखने से ही पता चल जा रहा है कि a1 और a2 यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों का मान देखें तो दोनों का मान जो आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो रेखाएं जो होंगी वह एक दूसरे का प्रतिच्छेद करेगी,
यानी कि इस प्रकार के जब कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में होता है कि जो सरल रेखाएं तो होगी लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यानी कि अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्वेश्चन है c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का अनंत हल है। अनंत हल होने का मतलब है कि यदि आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का बहुत सारे मान आएंगे। तो बहुत सारे मान आने के लिए यानी कि अनंत हल होने के लिए एक कंडीशन होता है और वह कंडीशन होता है कि जब a1 बटा a2 का मान बराबर हो b1 बटा b2 और ये भी बराबर हो c1 बटा c2 का, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यदि यह तीनों बराबर है तभी हम बोल सकते हैं कि जो समीकरण होगा उस समीकरण युग्म का जो हल होगा वह अनंत हल होगा। और जैसा कि हम लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं यहाँ पे a1 का मान है c, इसलिए हम लोग a1 बाई a2 के स्थान पे लिख देंगे c बाई 6 और b1 के स्थान पे -1 है तो -1, क्योंकि x और y का कॉफिशिएंट लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस वाई है तो उसका कॉफिशिएंट -1 होगा। तो b1 बाई b2 को देख लेते हैं तो -1 बाई और यहाँ b2 के स्थान पे है -2, उसको लिख देते हैं। और इसके बाद c1 के स्थान पे है 2 और c2 के स्थान पे है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि तीनों का मान यदि बराबर आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि समीकरण युग्म का जो हल होगा वह अनंत हल होगा। अगर आप इससे काटेंगे तो 1/2 आएगा तो 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये माइनस से माइनस काटेंगे तो 1/2 यानी कि a भी बराबर। अब हमको समीकरण युग्म का अनंत हल होने के लिए तीनों बराबर चाहिए, तो देखिए 2 आ गया, 1/2 1/2, तो c भी यानी कि जो a1 बाई a2 का जो मान है उसका भी 1/2 ही आना चाहिए। तो c के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करेंगे तो 3/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो c के स्थान पे कितना पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और ऑप्शन में अगर देखें तो c बराबर 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि c का मान 3 पुट करने से ही समीकरण युग्म का अनेक हल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। यानी कि इन दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद बताइए कि x और y का मान जो होगा वह क्या होगा। तो आप इसे किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, या फिर आप इसे ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं ना। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस है 2y इज इक्वल टू है 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन का किसी भी एक वेरिएबल का मान बराबर रख देते हैं, यानी कि बराबर करने की कोशिश करते हैं या बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में है 2x और इक्वेशन 2 में देखें तो 3x, तो दोनों तो बराबर नहीं है। तो अब सेकेंड में देखते हैं, माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस 2y है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे -2y आ जाएगा और इक्वेशन 1 को ज्यों का त्यों छोड़ दे, या फिर बोल सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम रहेगा। अब इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो ऊपर जो होगा वह बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y हो जाएगा और 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके बाद इक्वेशन 2 जो होगा मेरा सेम ही होगा, 3x होगा और इसके बाद प्लस 2y होगा और इसके बाद 4 होगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इस इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यह जो होगा 2y
प्लस में और एक 2y माइनस में, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद 3x और 4x, यहाँ पे आ जाएगा 7x। और इसके बाद 10 और 4 हो जाएगा 14, यानी कि 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 7x बराबर हो गया 14, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा 14, तो x का मान आ गया 2। ठीक है, अब y का मान अगर निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x का मान हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 2 और x का मान आ गया 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू हो जा रहा है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और उधर भेज देते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 4। और इसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और y का मान देखें तो आ रहा है -1। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -1। अब देख लेते हैं, ऑप्शन में मिला लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा है। तो x बराबर 2 आया है और y बराबर आया है -1। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही है x बराबर 2 और y बराबर -1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। यानी कि अगर आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का कोई भी मान नहीं आएगा, तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं असंगत समीकरण। असंगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन समीकरण को सॉल्व करके अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद जो दोनों रेखाएं जो होंगी वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे का समांतर होगा। समांतर हो जाने से इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसलिए इस समीकरण को बोलते हैं असंगत समीकरण। सो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1। अगर आप इन दोनों समीकरण को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे होगा x और x, यहाँ पे हो जाएगा 2x और एक प्लस में y एक माइनस में y, ये तो कट जाएगा। और इसके बाद होगा 9 और 1 हो जाएगा 10। तो x का मान यदि आप निकालेंगे तो x का मान आ गया 5 और x का मान हम लोग पुट कर सकते हैं कोई भी समीकरण में। ठीक है, तो x का मान यदि हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो x का मान पुट कर दीजिए 5 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, तो y बराबर हो गया 9 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इस समीकरण को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले x का मान को लिखा जाता है, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 4। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी में जो है यह 5 और 4 है, इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने में या जो भी मैं बता रहा हूँ इस मॉडल सेट में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है या समझने में परेशानी होती है तो आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 है। जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अब हम लोग ऑप्शन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को यदि आप सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा -3x होगा और इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7। तो आप देख सकते हैं बराबर के इधर और बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3x बचने वाला है इक्वल टू -7 बचने वाला है।
तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो यहाँ पे x का मान 1 आ रहा है, 2 तो आ नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट नहीं होगा, यानी कि वह गलत होगा। इसलिए अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर को अगर आप सोल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का स्थान पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी x स्क्वायर है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी भी जो होगा वो भी सही नहीं होगा। और अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, और इधर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 आएगा। तो आप इसको कितना भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि x का पावर 2 आने वाला है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का जो पावर होगा वो 2 आएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। आप यदि डी को सॉल्व करेंगे तो डी भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि विविक्तर डी 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे। तो डी का ऐसे 3 कंडीशन होता है, लेकिन हम लोगों को 10th में 2 ही कंडीशन पढ़ना है, और वह 2 कंडीशन क्या है आप लोग जान लीजिए। अगर डी 0 के बराबर है तो यहाँ पे मूल जो होते हैं वह दोनों समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है डी यदि 0 से बड़ा हो तो मूल जो होगा वास्तविक संख्या होगा, और दोनों जो मूल होगा वह एक दूसरे का अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न संख्याएं आने वाली है। तो यहाँ पे आप देखें डी जो है वह 0 से बड़ा है, तो मूल जो होगा वास्तविक संख्या होगा और भिन्न होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, आपको इसको बताना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए या उसे बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डी निकालना होगा। डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के स्थान पे अगर आप देखें तो 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए -4, और ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान जो है वह -1 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, 4 इंटू 1 करेंगे 4, फिर 1 करेंगे तो 4 का 4 ही होगा, यानी कि डी का मान जो आने वाला है वह 5 आने वाला है। तो अगर देखा जाए तो डी का जो मान है वह 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से जब बड़ा आता है तो जो मूलों का जो अस्तित्व वह होता है, और जो मूल जो निकलेंगे वह वास्तविक संख्या भी होगा और साथ ही साथ एक दूसरे का भिन्न संख्या होगा। भिन्न का मतलब होता है कि वह अलग अलग होगा, यानी कि असमान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि 2 वास्तविक संख्या तो होंगे लेकिन वह एक दूसरे के अलग होंगे, यानी कि भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वहाँ पे जो मूल जो होगा वह एक दूसरे का भिन्न संख्या होगा, एक दूसरे से असमान होगा, अलग अलग होगा। तो d बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक मूल होगा और वह एक दूसरे का अलग अलग होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर निकालना है। विविक्तर का मतलब होता है डी का मान निकालना है, तो डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं जैसा कि b इज इक्वल टू है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 और a का मान हो जाएगा 1, और इसके बाद है c,
तो सी का मान है 3। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -4 × 3 माइनस आ जाएगा 12, और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में जो है वह -11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी कि यह जो द्विघात समीकरण है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा तो वह दोनों जो मान आएगा वह बराबर होगा। तो दोनों जब बराबर होता है तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि d जो होगा वह 0 के बराबर होगा, और d का मान हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac = 0। अब इस इक्वेशन से हम लोग b a c का मान पुट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं b के स्थान पे है -4, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 और a के स्थान पे है 1 और c के स्थान पे k बराबर हो जाएगा 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 16, और माइनस हो जाएगा 4k और = हो जाएगा 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 16 का 16 हो जाएगा, -4 जो है उधर जाएगा तो +4k हो जाएगा, और इसके बाद 4 से 4 इसको काट सकते हैं 16 को, तो आ जाएगा 4। तो k का जो मान आया वह आ गया 4। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर k का मान यदि 4 होगा तो वह ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करें। अब देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए आप 2-3 मेथड से इसको निकाल सकते हैं। पहला, अगर आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करना जानते हैं तो गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप इसको द्विघात फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी फॉर्म है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करें। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है x² - 5x और +6 बराबर हो गया 0। तो अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं, -2x और -3x में, क्योंकि 2x और 3x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़ेंगे भी तो -5 आ जाएगा, तो इसलिए बोल सकते हैं। और +6 = 0। दोनों में कॉमन देखें, और इन दोनों में अगर कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन इसमें है x, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन दोनों में x है तो x ले लिए, तो x माइनस यहाँ हो जाएगा 2, और इन दोनों में कॉमन है -3, तो यहाँ बच जाएगा x - 2। अब देखिए x - 2 दो जगह है, इसलिए हम लोग एक को लिख देंगे, तो x - 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे बच जाएगा x - 3, तो x - 3 और बराबर में 0 है, उसको भी लिखते चलेंगे। आप देख सकते हैं x - 2 0 के बराबर है और x - 3 भी 0 के बराबर है, तो इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो x - 2 बराबर यदि आप 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 2, और इसी प्रकार से अगर आप x - 3 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 3, यानी कि x का यहाँ पे 2 मान आ गया, 2,3। तो 2,3 अगर जिस ऑप्शन में है वह करेक्ट होगा, इसलिए अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 2 और 3 दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइज, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।